हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हमारी डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में से जोड़कर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, अगर आपने नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी आखिर तक देखना, क्योंकि सारे सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को ज्वाइन करो। जितनी भी जो भी पीडीएफ आगे आने वाली होंगी वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो भी डिस्कशन होगा वो सारी चीज़ें हम इसी पे करने वाले हैं, ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। इस पे चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। अब देखते हैं कौन कौन से सवाल हमको आज डिस्कस कर लेने हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि विच ग्रुप हैज़ प्रपोज द G4 मॉडल फॉर रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु G4 मॉडल किस समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया है। देखो बात यह है कि जो यूएन की एजेंसी है यूएनएससी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसमें बेसिकली बात क्या होती है कि कई बार ऐसे इस पे इल्जाम लगे हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बायस होता है, किसी एक पक्ष को जो है ये कई ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देता है। इसीलिए जो है बार-बार ये माँग उठती रही कि थोड़े से रिफ़ॉर्म किए हैं यूएनएससी में, यानी यूएन की जो ये संस्था है, जिससे क्या होगा सभी देशों का जो है इक्वल पार्टिसिपेशन बने। और इसी को देखते हुए G4 एक ग्रुप है, उसने एक मॉडल तैयार किया और बोला कि अगर हम ये मॉडल यूएनएससी में अप्लाई करते हैं तो सारे देशों का जो प्रतिनिधित्व है वो एक सम बराबर होगा, किसी भी देश में जो है कोई पक्षपात देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। G4 ग्रुप जो है उसने इस तरीके का एक रिफॉर्म प्रपोज किया। अभी आगे हम समझते हैं कि G4 ग्रुप बेसिकली है क्या, थोड़ा सा जानते हैं। इस जो रिफॉर्म दिए गए हैं उसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो रिस्ट्रक्चर करना है यूएनएससी के जो जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है? यानी कि जो भी उसका जो संरचना बनी हुई है, उसमें थोड़े से सुधार की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले जो है, इसमें बोला गया है कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप है ना, वो 25 और 26 सीट की होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। इसमें जो है 6 नए परमानेंट मेंबर्स जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद ये बोला गया है जिससे कि टोटल जो परमानेंट मेंबर हो जाएँगे ना, उनकी संख्या 11 होने की बात कही गई है, ठीक है? ये बोला गया है कि 6 और जोड़ दो और यहाँ पर टोटल जो है 11 परमानेंट मेंबर की सीट यहाँ पर अलॉट कर दी जाए। उसके बाद जो है नॉन परमानेंट मेंबर को भी बढ़ाने की बात की गई, जो कि 14 से 15 के आसपास करने की यहाँ पर बात की जाती है। इसके बाद जो है ये बोला जाता है कि जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो थोड़ा-सा उसका जो एलोकेशन है ना, वो न्यू परमानेंट सीट के हिसाब से करना चाहिए। और कौन-कौन सा इसमें जो है जो सुधार दिए गए हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो इसमें बोला गया कि अफ्रीका से जो है 2 सीटें होनी चाहिए। उसके बाद एशिया पैसिफिक से जो है वो भी 2 सीटें होनी चाहिए। फिर लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन देश है ना, उसमें 1 सीट का जो है वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद जो है वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट जो भी हैं, उसमें 1 सीट यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है? ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपसे स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि कौन-कौन सी बातें जो है इसमें बोली गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी थी। इसके बाद जो है यहाँ पर बोला गया कि जो नए परमानेंट मेंबर जो जोड़े जाएँगे ना, उनको अभी जो है इनिशियल स्टेज में वीटो पावर नहीं दी जाए। यहाँ पर एक बात की सहमति दर्ज की जा रही है। फिर इसके बाद जो है इससे क्या होगा कि यूएनएससी जो है ना, मोर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, लेजिटिमेट बनेगा और इफेक्टिव यहाँ पर होने वाला है। ठीक है? ये बातें यहाँ पर बोली जाती हैं G4 के द्वारा। ठीक है? अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि यूएनएससी बेसिकली है क्या? क्योंकि ये जो जिस संस्था के बारे में बात की गई है, तो उससे भी आपको जानना होगा कि वो संस्था बेसिकली है क्या? क्योंकि इस तरीके से स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं आपके। तो यूएनएससी बेसिकली जो है, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है जो कि यूनाइटेड नेशन की है। ठीक है? यानी यूनाइटेड नेशंस की जो है एक ऑर्गन है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसको जो है यूएन चार्टर के अंतर्गत जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। इसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि जो इंटरनेशनल पीस है और सिक्योरिटी है, उसकी मेंटेनेंस की यहाँ पर बात की जाती है कि जिस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से शांति में जो है एस्टैब्लिश की जाए और एक सुरक्षा का भाव जो है सभी देशों के मध्य आए, कोई भी देश जो है इससे अछूता ना रहे। ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। करंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसको G4 कंट्रीज जो है वो सुधारने की बात कर रही हैं। तो अभी करंट स्ट्रक्चर अगर हम जाने यूएनएससी का, तो टोटल जो है इसमें 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर हो जाते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। और कौन-कौन से परमानेंट मेंबर हैं वो भी जान लेते हैं। तो इसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। इनके पास जो है वीटो पावर है। इसके बाद अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, तो ये जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इलेक्ट होते हैं, जिनका टर्म क्या होता है, हर 2 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं। और ये जो है नो इमीडिएट री इलेक्शन होता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पर हमने यूएनएससी भी समझ लिया, रिफॉर्म भी समझ लिए, लेकिन अभी ये बात समझ लेते हैं कि G4 बेसिकली क्या है जिसने ये रिफॉर्म दिए हैं। G4 कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें 4 कंट्री आती हैं, इंडिया,
ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ठीक है? ये चारों मिलके जो है G4 को जो है वो फ़ॉर्म करती हैं और इसका पर्पस क्या होता है? तो ये बेसिकली सपोर्ट करना इनका पर्पस है, जो कि यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबरशिप है ना, उसके लिए जो बिड डाली जाती है, उसमें चारों कंट्री आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि कोई ना कोई ऐसा मेंबर जो है वो पहुँचे, जिससे कि बाकी देशों का भी जो प्रतिनिधित्व है, वो लेके आगे बढ़ा जा सके, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो गई और ये बेसिकली जो है रिफ़ॉर्म जो है ये करती है कि किस तरीके से जो है ग्लोबल जो रियलिटीज़ है ना, उनको लेके जो है नए रिफ़ॉर्म्स की यहाँ पर बात करती है, ठीक है? G4 के बारे में समझ लिया, यूएनएससी भी समझ लिया, नए रिफ़ॉर्म्स के बारे में समझ लिया। इतने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड 23 जनवरी टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज़। पर भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने अभी रिसेंटली एक घोषणा कर दी है कि जो 23 जनवरी का जो दिन है, वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करता है वो मनाया जाएगा। लेकिन वो किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। पराक्रम दिवस के रूप में जो है हर साल 23 जनवरी को मनाने की यहाँ पर बात की जाती है। वो कौन-सी पर्सनैलिटी है? तो वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है? यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को, उसमें जो है ये बोला जाता है सरकार के द्वारा कि अब ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें क्या होगा? तो ये क्यों मनाया जा रहा है? तो बेसिकली जो सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की आज़ादी को लेके, हमारे देश की जो भी विचारधारा है, हमारे देश में जो विकास हो रहा है, उसको लेके सुभाष चंद्र बोस जी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको जो है वो बताने के लिए लोगों को, उसकी जो है वैल्यू को क्रिएट करने के लिए ये दिवस मनाया जाने वाला है, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। और ये बेसिकली क्या है? तो ये 129th बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन-कौन से सेशन की, जो कांग्रेस के सेशन हुए थे, उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है? आपको ईयर बताना है और उस सेशन का नाम भी लिखना है कि किस सेशन में उन्होंने उनको अध्यक्ष का पद सँभाला था उन्होंने, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज़ लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, अभी एक रिसेंट जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ है, जानते हैं क्या है? तो बेसिकली बात है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है ना, उसको अभी 11 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि 2015 में जो है इसको लॉन्च किया जाता है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। यूपीपीएसएस में जो है इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसमें सरकार की योजना और ईयर एक तरफ दिया होता है, उसको आपको मैच करना होता है या फिर सीधे-सीधे पूछता है कि कौन-सी योजना किस सन में स्टार्ट हुई है? आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल हो सकता है। देखते हैं इस स्कीम के बारे में। तो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है? ये बात याद रखना। ये बेसिकली जो है ये मिशन शक्ति का ही एक सब वर्टिकल के रूप में चलाया जा रहा है, ठीक है? इसमें जो है बेसिकली कौन-कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं ये भी याद कर लेते हैं। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जो है इसमें शामिल है। लेकिन बाद में जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इसको जॉइन करती है। जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज़ है ना, ये सारी इसमें इन्वॉल्व हैं, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ पर देखो ये बात है कि ये जो स्कीम है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, वो क्यों लाई गई? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बात ये है कि जो महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनके कल्याण की यहाँ पर बात की गई है। इसमें क्या-क्या बातें बोली गई हैं? तो बेसिकली जो भारत का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, उसको जो है बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है? जैसे कि हमने देखा कई सारी कुरीतियाँ होती हैं, किस तरीके से जो है बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है ना? इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ही जो है वो दयनीय होती हैं, ठीक है? इसको रोकने के लिए सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्कीम को जो है लॉन्च किया जाता है, इसमें बेटियों को बचाने की बात की जाती है। फिर इसके बाद जो ये इंश्योर किया जाता है, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ है ना, वो 95% से भी ऊपर हो, यानी कि जो डिलीवरीज़ होती हैं ना, वो एक इंस्टीट्यूशन में एक अच्छे अस्पतालों में जाके हों, जिससे कि जो है किसी भी बच्चे को और माँ को जो है किसी भी जान का जो खतरा ना निकल के आए, ठीक है? ये बात हो गई। इसके बाद जो है जो गर्ल्स की जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उनके एनरोलमेंट को बढ़ाना। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ने के लिए जो है नहीं भेजा जाता उनके माँ-बाप के द्वारा। ये थोड़ी-सी एक एक हमारे समाज में एक जो गलत विचारधारा चल गई है, उसको थोड़ा-सा हमको रोकने के लिए इस तरीके से कि किस तरीके से जो महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनका जो एनरोलमेंट है जो स्कूलों में वो बढ़े, इसलिए ये स्कीम लाई जाती है। तो ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी इस स्कीम से, आपको याद रखना है कब स्टार्ट हुई 2015 में, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंडिया रिसेंटली सेंट 7.5 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन्स टू व्हिच कंट्री? यानी कि भारत ने 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाइयाँ किस देश को भेजी हैं? तो भारत ने
अफ़गानिस्तान में इस तरीके की जो है सहायता जो है वो मुहैया कराई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा अफ़गानिस्तान। तो बेसिकली भारत ने 7.5 टन की जो है वो कैंसर मेडिसिन्स को अफ़गानिस्तान भेजा है, जिससे कि वहाँ के लोगों की, वहाँ के मरीजों की हेल्प हो सके। और ये एक थोड़ा-सा जो है डिप्लोमेसी का भी एक पार्ट होता है कि इस तरीके से जो है अपने जो साथ में जो कंट्रीज़ होती हैं उनके जो है मदद करना, इस तरीके से जो है वो एड प्रदान कर देना। एक थोड़ा-सा एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में भी सामने आती है चीज़ें कि किस तरीके से जो है मेडिसिन्स का यूज़ करके अपने बायलैटरल रिलेशन को भी जो है मजबूत करने की यहाँ बात की जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, इससे लोगों की हेल्प भी हो रही है और हमारे दोनों देशों के मध्य जो है संबंध भी जो है मजबूत हो रहे हैं। हालाँकि कुछ देश ऐसे होते हैं, जो मदद करने के बाद भी जो है वो बाज नहीं आते हैं, जैसा कि हमने देखा तुर्की के बारे में। तुर्की ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान की मदद करी, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले भारत पहुँचा था। तो कुछ देश ऐसे भी होते हैं कि इस तरीके की जो हेल्प होती है उसको उस टाइम तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है भूल जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर आपको कंपैरिज़न करने में आए कि किस तरीके से जो है इस तरीके से सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है भारत के लिए एक कारगर हो सकती है, तो आप इसके एक थोड़ा-सा नेगेटिव ओवरव्यू दे सकते हैं, किस तरीके से जो दूसरा देश है, वो इस चीज़ को अपने अच्छे वे में नहीं लेता है, जो हम हेल्प कर रहे हैं उसको अलग तरीके से देखता है। तो ये जनरल ओवरव्यू था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि हू बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज़ोमैटो, यानी कि ज़ोमैटो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जैसे कि देखो दीपिंदर गोयल जी ने, उन्होंने अभी जो है बेसिकली सीईओ पद से जो है इस्तीफा दे दिया है ज़ोमैटो से। तो अभी जो है इनके नए जो है सीईओ को बनाया गया है, तो वो हैं अरविंदर धिंसा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट बात हो गई। तो बेसिकली अरविंदर धिंसा जो है उन्होंने इटर्नल बेसिकली इसको बोला जाता था, जो कंट्री जो ज़ोमैटो है ना उसकी जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो इटर्नल है, उसके सीईओ के रूप में उन्होंने पद सँभाला। यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। दीपेंद्र गोयल जी ने जो है वो अभी रिज़ाइन दे दिया है सीईओ के पद से। ठीक है? इम्पोर्टेंट बात थी। अगला सवाल देखते हैं। हू इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया है? तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके जो है संगठन के लिए जो है कई सारी हमारी जो है सरकार प्रयास कर रही है। और मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है? तो आज हम देखो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो वो एक प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है? इससे क्या होता है, जो लाइफ होती है वो थोड़ा लंबी होती है, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना वो जैसे ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती हैं, ठीक है? ऐसे चीज़ों पे लिखे हैं जिनके जो है समाप्त होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, उनको बचाना थोड़ा-सा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे देश की जो है वो कल्चरल हिस्ट्री को बताते हैं, हमारे देश के जो गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है उसके बारे में बताते हैं। अगर वो नष्ट हो जाएँगी, तो हमारे देश का कई सारा इतिहास जो है वो खत्म हो जाएगा, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो इन मैन्युस्क्रिप्ट को जो है बचाने के लिए कई सारे मिशन चलाए गए। एक मिशन ज्ञान भारतम मिशन भी चलाया जा रहा है ना, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक ग्रंथ कुटीर को इनॉग्रेशन किया है उसका। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब समझते हैं बेसिकली क्या है इसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जो है इनके जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाता है। इसके बाद लोकेशन का जैसे हमने जाना कि राष्ट्रपति भवन में इसको इनॉग्रेट किया गया। और इसका पर्पज़ क्या था? पर्पज़ यही है कि जो इंडिया के जो रिच कल्चरल और जो लिटरेरी जो हमारी जो डाइवर्सिटी है और ये हेरिटेज है, उसको जो है वो दिखाना, शोकेस करना कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे ग्रंथ, हमारे जो पूर्वज जो लिख के गए हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है इतिहास को समझा, हमारे समाज को समझा, उन सारी बातों को जो है वो शोकेस करना इसका एक पर्पस है। इसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो बेसिकली इसमें 2300 बुक्स का जो है कलेक्शन होगा और 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी और 11 जो कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज में होने वाली हैं, ठीक। अब जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज कौन-कौन सी होंगी, तो वो होंगी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ और बंगाली। ये 11 लैंग्वेज में जो है इन सारी चीज़ें होने वाली हैं। कौन-कौन सी? 2300 बुक होंगी, 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे होने वाली हैं? तो एपिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, साइंस हो गया, डिवोशनल लिटरेचर हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सारी बातों पर जो है, इन सारे विषयों पर जो है, इन सारी बुक को रखा जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है कि जो पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, किस तरीके से हमारा जो लिटरेरी और कल्चरल हेरिटेज वो कितना वास्ट है, उसको समझे, उसको जाने, उसको पढ़ें। उसके बाद जो है ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को भी जो है ये जो प्रिज़र्व करने की बात करता है। फिर ज्ञान भारतम मिशन भी याद रखना, किस तरीके से जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका डिजिटलीकरण करने के लिए इस तरीके के मिशन को चलाया गया है। तो उसी को देखते हुए इसको प्रिज़र्व करना मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है? उसको डिजिटलाइज़ करना, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ है, ठीक है? तो ये सारी बातें याद रखना इम्पोर्टेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि व्हेन इज़ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को इस तरीके के दिवस को मनाया जाता है। पीसीएस में याद रखना, डे से रिलेटेड बहुत सवाल आ रहे हैं। सीधे-सीधे आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा रहा है। डे का स्पेशल नाम लेके पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाते हैं। याद रखना कि नेशनल है, ये इंटरनेशनल नहीं है, ये भारत में मनाया जाता है।
तो बेसिकली बात वही है कि जो 24 जनवरी को इस तरीके से दिवस को मनाया जाता है। कब इसकी शुरुआत की जाती है? तो 2008 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस डे की शुरुआत की जाती है, ठीक है? ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो गर्ल्स के राइट हैं, ठीक है? उनकी एजुकेशन है, उनके हेल्थ है, न्यूट्रिशन है और ओवरऑल वेलफेयर की जो है इसमें बात की जाती है, उसमें अवेयर किया जाता है लोगों को कि किस तरीके से महिलाओं का स्वास्थ्य भी जो है ज़रूरी है, ठीक है? ये बात हो गई। इसके बाद जो है इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इक्वली जो है इसमें प्रमोट किया जाए, महिलाओं को इक्वल अपॉर्च्युनिटी जो है महिलाओं को प्रदान की जाए, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाना समाज में कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि इक्वल राइट मिले, महिलाओं को इक्वल सेफ्टी मिले, इक्वल जो है अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर प्रदान की जाए, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हु वन द गोल्ड मेडल एट द रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 यानी कि रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सूरत के यश राशिया ने इस तरीके से एक उपलब्धि हासिल करी है स्पोर्ट्स में, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली 20 साल के हैं, पहली बात तो ये याद रखना। कहाँ से हैं? सूरत के हैं। इन्होंने 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में जो कि दुबई में हुआ है, वहाँ पर जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है? आप देख सकते हैं किस तरीके से अवार्ड ले रहे हैं। बहुत एक गौरव के हमारे क्षण है भारत के लिए। याद रखें इनका नाम यश राशिया इनका नाम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि वेयर डिड द 86th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस एआईपीओसी बिगिंस यानी कि 86वां अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी याद रखना। तो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है ना, वहाँ पर अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन को जो है आयोजित किया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है ये 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस था। इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो कि ये उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में आयोजित किया जाता है। पर्पस क्या है? जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, ये स्ट्रेंथनिंग करना कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें मजबूती लाना। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है ना, उसको इम्प्रूव करना कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, उसमें अगर कोई खामियाँ आ रही हैं, उसको डिस्कस करें, उसको जो है खत्म करने की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये सारी बातें थी जो आज हमने डिस्कस करनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है। यूपी के पर्पस से भी आरओ का जो मेंस है, उसके पर्पस से भी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, उसका आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।